5 ऐसे मिस्टेक्स जो आपको सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम में नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। तो यही 5 मिस्टेक्स करने की वजह से मेरा सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम जो कि मैंने अभी दिसंबर 23 में दिया है, वो बहुत बेकार गया है। अब मुझे नहीं पता कि रिज़ल्ट कैसा आने वाला है। खैर, हे गाइस, मेरा नाम है करण कुशवाहा और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी 5 मिस्टेक्स है जिन्हें आप अवॉइड करके अपना सीए फाउंडेशन का रिजल्ट बेटर से बेटर बना सकते हैं और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। बट अगर आपने ये 5 मिस्टेक्स कर दी तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा ना भी जाए। तो चलिए जानते हैं कौन से हो 5 मिस्टेक्स। नंबर 1, प्रोक्रास्टिनेशन। तो देखो, आपको अपनी स्टडीज़ को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सोचते हैं कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है भैया, अभी तो जीना है बरसों। अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना, तो बिल्कुल भी मत सोचो, ऐसा बंद कर दो। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि मैं आज का काम कल कर लूँगा, कल का काम तब कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगा, थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगा, ऐसा करते-करते ना हम अपनी स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिले कर देते हैं और कंसिस्टेंसी नहीं बना के रखते अपने स्टडीज़ में। इस वजह से क्या होता है कि हमारा बहुत सारा बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है और एट द एंड हमें वो बैकलॉग पूरा मतलब कवर करने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको क्या करना है कि ये बैकलॉग इकट्ठा होने बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि ये बैकलॉग इकट्ठा अगर होता रहा ना, तो एंड में कवर अप करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि डेली अपना कुछ ना कुछ प्लान बना के चलना है। डेली आपको कोई ना कोई अपना मतलब टारगेट बना के रखना है कि आप इस टारगेट को आज के आज अचीव कर लेंगे। ठीक है? तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो बैकलॉग है वो इकट्ठा नहीं होगा। आप कंसिस्टेंसी बना के अपनी पढ़ाई ज़रूर करें और प्रोक्रास्टिनेट बिल्कुल स्टडीज़ को ना करें। आज का कल, कल का परसों, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने स्टार्ट तो बहुत जल्दी कर दिया, बट मैं सोचता था कि ठीक है, थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगा। ऐसे करते-करते ना मैंने बहुत ज़्यादा अपना बैकलॉग इकट्ठा कर लिया था, स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट में, यानी कि लॉ में। तो मेरा बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया था इसी वजह से। तो आपको क्या करना है, स्टडी को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है, कंसिस्टेंसी बना के रखो भाई। चारों सब्जेक्ट जो फाउंडेशन में है ना, अकाउंट्स हो गया, पेपर नंबर 2 लॉ हो गया, एंड पेपर नंबर 3 मैथ्स, एंड पेपर नंबर 4 इकोनॉमिक्स। तो चारों सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ने हैं कम से कम। और आपको क्या करना है, आज का कल ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। आपको डेली कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ना है, ओके? नंबर 2, नोट्स। तो देखो, नोट्स को ना मैंने बहुत ही लाइटली ले लिया था। मैंने सोचा कि यार, मतलब हम क्या सोचते हैं कि हमने ये चीज़ पढ़ लिया, ठीक है, हमारे दिमाग में आ गया ये चीज़, तो हम इसको नोट्स क्यों बनाए वाला? यही सोचते हैं ना आप भी? मैं भी यही सोचता था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं बताऊँ आपको यही है, क्योंकि हम सोच तो लेते हैं, हमने पढ़ लिया, आज एक टॉपिक हमने पढ़ लिया। सपोज़ आज हमने अकाउंट्स में एक टॉपिक पढ़ा, बीआरएस का टॉपिक हमने पढ़ा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो हमने ये पढ़ लिया। हमें लगता है कि ठीक है, ये चीज़ हमें आ गई है और हमें अब रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। बट मैं सच बता रहा हूँ आपको, हमें आगे जाके इसको कई बार रिवाइज करना पड़ेगा, और रिवाइज जब आप करने बैठोगे ना, तब आप अपनी बुक लेके नहीं बैठ सकते। ठीक है? तब आप अपनी क्लासेस लेके नहीं बैठ सकते। तब आपको क्या चाहिए होगा, हमें एक पेज टाइप का चीज़ चाहिए होगा, या हमें कुछ शॉर्ट में लिखी हुई चीज़ें चाहिए होंगी, जिससे कि हम तुरंत रिवाइज़ कर सकें। और यहीं पे आता है ज़रूरत नोट्स का। तो आपको क्या करना है, फुल फॉर्मेटेड अपने नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स कैसे बनाना है, उसके लिए अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो लेकर आऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं काफ़ी रिसर्च करूँगा एंड देन आपको बताऊँगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं। एंड मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपके पास भी कोई अच्छी टेक्निक है नोट्स की, तो आप नोट्स ज़रूर बनाएँ, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम के टाइम में जब रिवाइज करोगे ना चीज़ों को, तब आप पूरी बुक लेके नहीं बैठ सकते। तो आपको यहाँ पर नोट्स की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। मैंने नोट्स तो काफ़ी लाइटली ले लिया था। मैंने जिसमें नोट्स बनाए भी, वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प नोट बना दिए, जिसकी वजह से फिर मुझे बाद में और ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी। तो आपको क्या करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको डिटेल में, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कि आपकी पूरी की पूरी मॉड्यूल अपनी नोट्स में लिख दो। पूरा मॉड्यूल नहीं लिखना है, माइंड मैप का यूज़ करो, शॉर्ट नोट्स का यूज़ करो। इस तरीके से अपने नोट्स वगैरह, जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल हो, उस तरीके से आप अपना नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करें। नोट्स मस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके? मिस्टेक नंबर 3, राइटिंग प्रैक्टिस। जी हाँ, राइटिंग प्रैक्टिस को समझ लो कि मैंने निल कर दिया था। और मैं सच बताऊँ, जब मैं एग्ज़ाम में पहुँचा ना, तब मुझे इस चीज़ की अहमियत समझ में आई कि भाई राइटिंग प्रैक्टिस है ना, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस से क्या होता है कि आपको पहले ही प्रैक्टिस हो जाती है लिखने की, कि आप एग्ज़ाम में जाके कैसे लिखने वाले हो। अदरवाइज़ जब आप एग्ज़ाम में पहुँचोगे ना, तो आप ब्लैंक होने लग जाओगे, जैसे कि मैं ब्लैंक हो गया था। मैंने अकाउंट्स में तो काफ़ी ठीक-ठाक प्रैक्टिस कर लिया था, बट सच बता रहा हूँ, लॉ में बिल्कुल नील के बराबर मैंने उसको प्रैक्टिस किया था। और वो क्यों किया था, वो नेक्स्ट वाले उसमें पॉइंट में कवर करूँगा क्यों ऐसा हुआ। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस तो करनी है। एटलीस्ट आप एक आंसर तो डेली लिखो ही लिखो। क्योंकि जब आप सोचते हो, जैसे कि आपने मान के चलो कि आज आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक टॉपिक पढ़ा, प्रपोज़ल का आपने टॉपिक पढ़ा, ठीक है?
या फिर सपोज आपने कंसिडरेशन का टॉपिक पढ़ा, तो आपको लगता है कि ठीक है ये सारी चीज़ें आपको आ चुकी हैं, प्रोविजंस आपको याद हो गए, एक्ट आपको याद हो गया, प्रोविजन याद हो गए, केस लॉ वगैरह भी आपने एक दो याद कर लिए, बहुत ज़्यादा आपने सेक्शंस वगैरह भी थोड़े बहुत याद कर लिए, फिर आपको लगने लगता है कि यार ठीक है ये चीज़ें हमारे दिमाग में आ गई हैं, अब अगर क्वेश्चन आया तो मैं लिख दूंगा। बट सच बता रहा हूँ, जब आप एग्जाम में बैठते हो ना, तो फिर आपको ब्लैंक होने लगते हो, और कई बार क्या होता है हाथ बिल्कुल भी चलता ही नहीं, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। मुझे आंसर तो आ रहे थे, मुझे प्रोविजन भी याद थे, एक्ट भी याद था, सब कुछ याद था, केस लॉ वगैरह भी, बट क्या हो रहा था कि मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, इसलिए मेरे हाथ जल्दी जल्दी चल ही नहीं रहे थे। और मैंने 3 घंटे में, आप बिलीव नहीं करोगे, 3 घंटे में मैंने सिर्फ अप्रॉक्स 60 मार्क्स का ही पेपर अटेम्प्ट कर पाया हूँ। और वो सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी यही थी कि मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया था, मैंने बिल्कुल भी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया था। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि राइटिंग प्रैक्टिस तो जरूर करना भाई, क्योंकि अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया ना, तो फिर मेरी तरह वापस ही ब्लैंक हो जाओगे और लिख नहीं पाओगे आते हुए भी। तो राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है कि भाई डेली कम से कम 1 या 2 आंसर तो लिखना ही लिखना है। 2 तो अब यार क्लास के साथ ज़्यादा हो जाएगा, बट एटलीस्ट 1 आंसर तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन उठाओ और उसको प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? तो भाई मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन है, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, इतने सारे क्वेश्चन हैं जो पिछले ईयर्स के एमटीपी हैं, पिछले ईयर्स के जो आरटीपीज वगैरह, वहाँ से क्वेश्चन पुटअप करो, और आप मॉड्यूल का भी सहारा ले सकते हैं क्वेश्चन वगैरह के लिए, ठीक है। तो राइटिंग प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4, रिविजन्स। तो देखो मैंने रिवीजन काफ़ी सही कर लिया था, ठीक है। और रिवीजन सच बता रहा हूँ, रिवीजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एक चीज पढ़ लेते हो, सपोज जैसे मैंने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में बीआरएस का, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो आज आपने इसको पढ़ लिया, आपको लगा ठीक है भाई ये मेरे को आ गया, जितने इसके मेथड है 2 वो भी मुझे आ गया, ये चीज़ें मैं कभी भूलूंगा नहीं, मुझे याद रहेगा, ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं। बट जब हम जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भर जाती हैं। तो इसलिए हमें क्या होता है कि हमें रिवीजन की जरूरत पड़ती है, ताकि वो चीज़ें हमारे माइंड में बार बार ब्रशअप होती रहें, ठीक है। तो आपको मल्टीपल रिवीजन प्लान करने हैं। जैसे कोचिंग का हमारा क्या होता है कि ऑलमोस्ट सबकी कोचिंग का यही होगा कि वीक में एक न एक दिन ना छुट्टी होती होगी, ठीक है, मतलब क्लासेस उस दिन ऑफ होती होंगी। तो आप उस दिन को पुटअप करो, और उस दिन आपने पूरे वीक क्या पढ़ा है उस चीज़ को वहाँ पे जाके रिवाइज करो पूरा का पूरा। अब ये नहीं हो सकता कि भाई आपने सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, बट आपने एटलीस्ट जो इस वीक पढ़ा हुआ है ना उसको रिवाइज करो। और इस तरीके से अगर आप रिवाइज करते रहोगे, या आप जिस भी तरीके से कंफर्टेबल हो उस तरीके से अपना रिवीजन का प्लान बनाओ, क्योंकि रिवीजन यहाँ पे मस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे जर्नी में, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है भाई, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू। 3 चीजें यहाँ पे, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू। और इन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है मेरे अकॉर्डिंग? आरटीपी। क्यों? क्योंकि आरटीपी का मतलब है रिवीजन टेस्ट पेपर। रिवीजन टेस्ट पेपर में क्या होता है, मैंने आईसीएआई का प्रोस्पेक्टस पढ़ा था, और मैंने आईसीएआई के कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे, जिसमें कि उन्होंने लिखा हुआ है, साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि जो रिवीजन टेस्ट पेपर यानी कि जो आरटीपी है ना, वो करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो ये प्रोफेशनल कोर्स है सीए, ठीक है, कोई थ्योरेटिकल कोर्स नहीं है, कोई अदर कोर्स नहीं है, ये प्रोफेशनल कोर्स है। यहाँ पे क्या होता है, डेली कुछ ना कुछ चीज़ों में चेंज आते रहता है। तो सीए क्या करता है, सीए इंस्टीट्यूट क्या करता है अपना आईसीआई की आरटीपी रिलीज करता है। इस आरटीपी में क्या होता है कि आपका इस साल जिस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होने वाले हैं पेपर में, और जिस तरीके का यहाँ पे सिलेबस की लेवल रहने वाला है, और भी सिलेबस से रिलेटेड जो जो लेवल है जो कि मतलब क्वेश्चन बनने का तरीका है, उन क्वेश्चंस को आंसर करने का जो तरीका है, वो सारा चीज आपको आरटीपी में प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए आरटीपी करना तो भाई मस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आरटीपी कितने ईयर के करोगे, तो मतलब आरटीपी इसी ईयर की करो, ठीक है, क्योंकि देखो पिछले साल किस तरीके से सारी चीजें थी वो थोड़ा सा कम रिलेवेंट हो जाता है इस साल के लिए, ठीक है। तो आप आरटीपी क्या करो, अपने करंट अटेम्प्ट की आरटीपी तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, अटेम्प्ट करके ही जाओ। मैंने क्या गलती किया कि आरटीपी मैंने अकाउंट से कर लिया, इकोनॉमिक्स का कर लिया और मैथ्स का कर लिया, बट मैंने लॉ पे बहुत कम ध्यान दिया, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करता था उसको, पता नहीं क्यों, ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो उसकी आरटीपी वगैरह तो आपको हमेशा करके ही जानी है। मेन आरटीपी सभी की करनी है, चारों सब्जेक्ट की आपको आरटीपी करनी ही करनी है। आरटीपी की तो भाई मस्ट इंपॉर्टेंट पिन कर लो कहीं पे अपने दीवार वगैरह पे लिख के कि भाई आरटीपी तो एग्जाम से पहले करके ही जाना है। आरटीपी किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, क्योंकि आरटीपी मस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अब आता है एमटीपी, मॉक टेस्ट पेपर। तो इसमें क्या होता है कि आपने सारा सिलेबस पढ़ लिया, 100 मार्क्स का एक पेपर है, ठीक है। तो आपको क्या होता है कि ये 100 मार्क्स के टेस्ट अवेलेबल कराए जाते हैं, 2 सीरीज आती है इसकी। वो आईसीआई आपको फ्री में उपलब्ध कराता है, और जब भी आपके एग्जाम्स आने वाले होते हैं तो एग्जाम से कुछ दिन पहले ये एमटीपीज रिलीज कर दी जाती हैं, जिसमें कि आप अपना फुल सिलेबस का टेस्ट खुद से दे सकते हो और इवेल्युएट भी कर सकते हो कि आप कितना परफॉर्मेंस आपका अच्छा है, कितना बेकार है, जो भी है, मतलब ठीक है, आप अपना परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हो बेसिकली एमटीपी से, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है इसका, मॉक टेस्ट पेपर, ओके।
ये एज इट इज़ टेस्ट जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है रियल में, उसके उसके फॉर्मेट में और उसके तरीके से आपको दिया जाता है, बट क्वेश्चंस का क्या है क्या नहीं है उसके बारे में भी कुछ भी कहना यहाँ पर ठीक नहीं होगा, ठीक है। बट एमटीपी क्या करेगा आपको कि एक आपको एग्जाम करने एकदम फील करा के दे देगा भाई, कि आप एग्जाम में एग्जाम में पहुंच के जो करने वाले हो ना उसका फील करा के दे देगा आपको एमटीपी। इसलिए एमटीपी करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सबके एमटीपी किए, बट मैंने जैसे कि बताया ना, लॉ का मैं थोड़ा मतलब उसको पीछे रख के चलता था, गलती हो गई। तो वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, सारी चीज़ों को बैलेंस बना के चलना है। अब आता है पीवाईक्यू भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 अटेम्प्ट के पीछे, मतलब पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट का पीवाईक्यू कर लोगे, मोर देन इनफ हो जाएगा। अब आती है सबसे मेन बात, और सबसे मेन बात ये होने वाली है ना कि भाई मैंने ना बैलेंस बिल्कुल नहीं बनाया, सच बता रहा हूँ, बैलेंस बिल्कुल भी नहीं बनाया था मैंने। और बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसा बैलेंस? तो बैलेंस भाई ये कि 4 सब्जेक्ट है अपने पास, चारों सब्जेक्ट को ना आप इक्वल टाइम दो। मैंने क्या किया, मेरे को अकाउंट्स पसंद था, इकोनॉमिक्स पसंद था, मैंने उनमें दबा कर टाइम दिया, मैंने सारा का सारा टाइम मतलब ऑलमोस्ट टाइम इन्हीं को दे दिया। इस वजह से मेरा ना लॉ इतना ज़्यादा पीछे चला गया, इतना ज़्यादा पीछे चला गया कि सबसे बेकार पेपर उसी का गया है, और मुझे उसी की वजह से अब अपने रिजल्ट को लेकर डर हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कोई फेवरेट सब्जेक्ट है तो आपको ये नहीं करना है कि आप सारा का सारा टाइम उसी को दिए जा रहे हो। आपको चारों सब्जेक्ट में ना बैलेंस बना के चलना है आपको, ठीक है। एक ये नहीं करना है कि आपको ये सब्जेक्ट पसंद है तो आप उसी में दिन भर लगे हो, वो सब्जेक्ट पसंद है उसी में दिन भर लगे हो। आपको चारों सब्जेक्ट में बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि बैलेंस करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि देखो आपको पास तो चारों ही सब्जेक्ट करना है, कोई एक सब्जेक्ट से तो काम बनेगा नहीं। इसलिए आपको क्या करना है कि एक चारों सब्जेक्ट के बीच में एक इक्वालिटी रखनी है कि आप किसको कितना टाइम दे रहे हो, उसके बीच में एक इक्वालिटी रखो और चारों सब्जेक्ट को पढ़ो बराबर बराबर, ठीक है। ये बैलेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये काम आएगी आपको जब आप एग्जाम में पहुंचोगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है। तो ये थे 5 मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करने हैं अपने सीए फाउंडेशन की थ्रू आउट प्रिपरेशन में, ठीक है। और अगर आपको कोई लगता है कि मैंने कोई ऐसा मिस्टेक है जो कि मैंने कवर नहीं किया, तो ज़रूर मुझे कमेंट में लिख के बता देना। और इस वीडियो का क्या फीडबैक वगैरह है वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बता देना ज़रूर से ज़रूर। और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।